हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेडाइवल हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर एंड उसके अलावा कुछ लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट बुक जो कि अमीर खुसरो या और लोगों ने जो लिखी थी उस समय, जो ट्रैवलर थे जैसे इब्न बटूता और भी लोग थे जो आए थे इंडिया में, और वो लोग कुछ ना कुछ लिखे थे, उनके बारे में हम डिस्कस करें कौन सी किताबें थी, क्योंकि बुक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ मंगोल का इन्वेजन हुआ था दिल्ली सल्तनत के समय में। तो पहले वो पिछला टॉपिक हमारा छूट गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है धीरज। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं एनसीईआरटी जोन के, और इसके अलावा आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भी भेज सकते हो, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो। क्लियर। तो सबसे पहले हमने सारी डायनेस्टी के बारे में देखा था। स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम ममलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। क्लियर, सब हमने डिस्कस किया था। तो अब देखते हैं कुछ इन्वेजन हुआ था जब दिल्ली सल्तनत चल ही रही थी, तो उस समय कुछ इन्वेजन हुआ था। तो हमें बस ये डिस्कस कर लेना है, उस जिस समय इन्वेजन हुआ था किसी मंगोल का, उस समय दिल्ली में सुल्तान कौन था और उसने हैंडल कैसे किया इसको। क्लियर है ना। सबसे पहला, जब इल्तुतमिश राज कर रहा था, स्लेव डायनेस्टी का राजा इल्तुतमिश राज कर रहा था, तो उस समय चंगेज खान इंदस रिवर के बैंक तक आया। लेकिन वो उस समय इंडिया पे, उस समय जो भारत दिल्ली पे अटैक नहीं किया, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश ने उसका साथ दिया था। क्लियर है ना। ये कब है? 1221 एडी। उसके बाद मसूद के समय में ठीक 20 साल बाद कौन आए थे? तेर बहादुर पंजाब में एंटर कर गया था, तेर बहादुर। और 1245 के आसपास बलबन ने इसको लड़ाई करके, देखो तेर बहादुर इसने पंजाब पे आया, पंजाब को कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट 4 साल पहले बलबन ने, 4 साल बाद बलबन ने फाइट करके, लड़ाई करके इस जगह को मंगोल के हाथ से छुड़ा लिया और मंगोल को भगा दिया। और मुल्तान जो था, उसके बाद एंड रिकवर्ड मुल्तान व्हिच वाज कैप्चर्ड। इवन मुल्तान को भी, देखो पंजाब में भी आ गए थे और मुल्तान को तो कैप्चर भी कर लिया था उन्होंने। मुल्तान पे अपना बंदा बैठा लिया था मंगोल ने। तो बलबन ने दोनों जगह को रिकवर कर लिया है, मुल्तान को और पंजाब को। क्लियर। अब बलबन के समय में एक और बात होता है, प्रिंस महमूद ऑफ बलबन, मुल्तान, जो मुल्तान के प्रिंस थे, एंड बुगरा खान फ्रॉम समाना, एंड मलिक मोहम्मद फ्रॉम मलिक मुबारक ऑफ दिल्ली, ये तीनों मिलकर मंगोल को हराते हैं। क्लियर है। 1279 में फिर से मंगोल आ गए, क्योंकि जब भी मंगोल आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता थोड़ी है, नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं, तो इसको उधर ही हरा दे रहा है, जो अभी वाला पाकिस्तान है उसी एरिया में हरा दे रहा है। तो इस समय 3 लोग मिलकर, एक दिल्ली से प्रिंस गया, क्योंकि उस समय राज कौन कर रहा था? बलबन के अंदर जो प्रिंस रहा होगा वो ना जाए, क्योंकि हमेशा राजा खुद थोड़ी जाएगा। तो मलिक मुबारक वहां से गया, बुगरा खान गया समाना से, और प्रिंस मोहम्मद गया मुल्तान से। क्लियर है। नए तीनों जाके मंगोल को हराते। फिर से बलबन के समय एक बारी और आता है, तमार इन्वेट कर देता है इंडिया में 1286 में। देखो तैमूर करता है 1398 में, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। इस समय इन्वेट करता है इंडिया का। प्रिंस मोहम्मद वाज किल्ड इन दिस बैटल एंड डेकोरेटेड विद द खाने शहीद। देखो इस समय जो मोहम्मद है ना, प्रिंस मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी, भले ही वो हार गया, भले ही उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी, इसलिए उसका नाम पड़ गया, उनको टाइटल मिला खाने शहीद। मतलब जो, देखो खाने जब भी वर्ड मिलता था उसको मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है, शहीद होने के बाद भी बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। उसके बाद जलाउद्दीन खिलजी के समय में आए थे अब्दुल्ला, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। बहुत इस समय क्या हुआ, जलाउद्दीन खिलजी ने 400 मंगोल को पकड़ लिया और उसे कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में। क्लियर है। पकड़ लिया, क्योंकि आए वो लोग अटैक करने, तो उसको पकड़ा और उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। अब इन लोगों को बोला जाने लगा न्यू मुसलमान। क्लियर है ना। न्यू मुसलमान, जो भाई अभी अभी कन्वर्ट हुए हैं फ्रॉम मंगोल से लेके इस्लाम में।
क्लियर है ना। नेक्स्ट है फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय आते हैं, जफर खान आते हैं। जफर खान डिफीटेड द मंगोल एट जालंधर एंड सल्दी, क्योंकि मंगोल का नाम हमें नहीं पता कौन सा राजा आया था, सिंपल है मंगोल आया था, उसकी एक सेना आई थी, टुकड़ी आई थी, उसको जफर खान ने हराया जालंधर के पास एंड सल्दी के पास, और उसके लीडर को प्रिजन में डाल दिया। बाद में जफर खान की मृत्यु हो जाती है उसी लड़ाई में, लेकिन वो मंगोल को हरा देता है और मंगोल के जो लीडर होते हैं उस समय उसको जेल में बंद करवा देता है। मंगोल के मेन राजा हमेशा थोड़ी आते थे भाई, उनके एक छोटी सी टुकड़ी को बोलते थे जाओ अटैक वटैक करो। उसके अलाउद्दीन खिलजी के समय में अली बेग और ताश आते हैं, इन दोनों को डिफीट कर दिया जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी मंगोल आते हैं। तर्समा-सिरीन खान was able to reach the outskirts of Delhi but was defeated by मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तर्समा-सिरीन खान जो मंगोलियन थे वो आते हैं और लेकिन दिल्ली के आउटस्कर्ट में आते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी मौत हो जाती है क्योंकि डिफीट कर देता है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हम समझ गए कौन कौन लोग आए थे और क्यों आए थे। बहुत थोड़ा बहुत जानना है क्योंकि ज़्यादातर लड़ाई वड़ाई के बारे में क्वेश्चन नहीं आती। क्वेश्चन अधिकतर एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, मतलब ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन आती है ना जो ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि लड़ाई उतना वैल्यू नहीं रखता जितना आर्ट, लिटरेचर ये सब रखता। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो टर्की सुल्तान जो था अपने आप को बोलता था खलीफा का बंदा है, क्योंकि खलीफा का बंदा के द्वारा भेजा गया इंसान है। अगर वो खलीफा के द्वारा भेजा हुआ अपने आप को बोल देंगे तो लोग उसको अपना रूलर मान सकते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे हेड माना जाता है वो खलीफा माना जाता है। तो अगर ये बोल देंगे कि जो सबसे हेड थे उस समय, जो इराक के बगदाद शहर में जो खलीफा बैठते थे जिनका नाम था अब्बासीद खलीफा, अगर ये बोल देते कि हम तो बस इनके आदमी हैं, इनके फेथफुल है, इन्होंने ही हमें भेजा है राज करने के लिए, अगर ऐसा बोल देंगे तो लोग इनको मान लेंगे अपना रियल राजा। क्लियर है। उसके बाद होता क्या था, The Turkish Sultan in India declared themselves Lieutenant of the Faithful, that is Abbasid Khalifa of the Baghdad, and included his name in खुतबा। खुतबा पता है क्या होता है? एक्चुअली जब ये लोग प्रे करते रहते ओकेजन के समय, जब प्रीचिंग वगैरह करते रहते भगवान की, तो उस समय अगर खलीफा का उस समय नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये खलीफा को मान रहे हैं कि मैं अपना हेड, बस मैं तो वैसे ही राज कर रहा हूँ, हेड तो वो है, ऐसी बात है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि खलीफा लीगल रूलर है, बस खलीफा जो है मोरल पोजीशन में हाई करते, मोरल पोजीशन में सबसे ऊपर है, बाकी ये लोग राज तो खुद करेंगे। और पॉलिटिकल, लीगल, मिलिट्री, सारा पावर सुल्तान जो था अपने पास रखता था, क्योंकि खलीफा तो बस एक मोरल पोजीशन है सबसे ऊपर। और जो सुल्तान थे सारा जो पावर है सुल्तान अपने पास रखते, इवन वो कमांडर इन चीफ भी होते थे अपने मिलिट्री फोर्स के, क्योंकि देखो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है, यहाँ पे लोग दूसरे को बैठाना नहीं चाहते कि जो सेनापति होती है सबसे इम्पोर्टेंट वो भी खुद अपने पास रखते हैं। कोई क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, इसीलिए तो पता है बहुत लोग अपने पापा को मार के सुल्तान बने हैं, बहुत पता नहीं था कि कौन बनेगा। सक्सेशन का मतलब ये फिक्स होना चाहिए ना कि अगर कोई राजा मरा उसके डेथ के बाद उसका बड़ा बेटा बनेगा या छोटा बेटा बनेगा या बेटी बनेगी, कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं था, लॉ ऑफ सक्सेशन कुछ नहीं था। इवन राजा मरने से पहले ही बोल देते थे कि ये मेरा उत्तराधिकारी है, फिर क्या होता था, कुछ लोग उसको मार देते थे, कोई दूसरा ही उत्तराधिकारी बन जाता था। इवन इल्तुतमिश के समय में देखे ही थे। क्लियर है। इल्तुतमिश ने अपने जो उसका राजा था, जो ऐबक का बेटा था, उसको मार दिया था, खुद राजा बन गया था, यही तो होता था। तो कोई क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। तो जो अगर बात करते हैं कुछ डिपार्टमेंट की, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो जो डिपार्टमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन आया है कि दीवाने कोही किसके बारे में है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में है कि एग्रीकल्चर के बाद किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चाहते थे कि एग्रीकल्चर में इनका मेन काम क्या था, चलो मैं शुरू से बताता हूँ, चलो ये वाले जब कर दिया तो कर देते हैं, क्योंकि इन्हें ये बोलते थे कि ज़्यादा लैंड को हम कल्टीवेबल बनाते हैं,
ज़्यादा लैंड को हम कल्टीवेबल बनाते हैं, मतलब जो कुछ कुछ ऐसे लैंड है जो अभी तक जहाँ पे खेती नहीं होती वहाँ पे खेती करो, क्योंकि इनको पता था उसको अगर खेती में ऐड करेंगे तो ज़्यादा से टैक्स कलेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? तो सबसे पहले दीवाने विजारत, दीवाने विजारत, देखो दीवान तो वो पोस्ट के नाम से हमेशा लगता था, सिंपल यहाँ समझे। विजारत का मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड, वजीर उसके हेड होते थे। वजीर जो प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलते थे ना, उसको वजीर बोलते थे। क्लियर? वजीर एक पोस्ट का नाम है, किसी इंसान का नाम नहीं। क्लियर? उसका दीवाने अरिज, अरिज वो मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोलते हैं। दीवाने अरिज मिलिट्री डिपार्टमेंट है जिसके हेड होते हैं अरीजे ममालिक, मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड होते हैं अरीजे ममालिक। अगर सिंपल आपको क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, दीवाने अरिज किसके लिए था? क्योंकि आपको अरिज का पता चल गया तो तुम आप बता ही दोगे अरीजे ममालिक, क्योंकि नाम से ही पता चलता है। क्लियर है ना? तो आपको ये याद होना चाहिए। दीवाने इंसा किसके लिए है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। क्लियर है ना? कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए है दीवाने इंसा। दवीर ए मुमालिक इसके हेड किया करते थे। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट कौन है? दीवाने रियासत, रिसालत, दीवाने रिसालत किसके लिए है? डिपार्टमेंट ऑफ अपील। भाई आपको कुछ अपील करना है सरकार से तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए ना, सरकार से कुछ डायरेक्ट नहीं बोलो, एक अपीलिंग वाला होगा। दवीर ए मुल्क, मुल्क। उसके बाद दीवाने मुस्ताखरज, दीवाने मुस्ताखरज का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स। क्लियर है? डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स। इसका मतलब था कि राजा का एक डिपार्टमेंट तो ऐसा होना चाहिए था ना कि राजा को पता हो कि कहाँ से पैसा आना बाकी है, कहाँ से पैसा आता है। राजा के पास सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं तो बीच वाले लोग से पैसा उड़ाने लगते, करप्शन वगैरह हो जाता है। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स का मतलब होता है कहाँ से पैसा लेना है। उधार, जैसे हम आपको भले ही पैसा दिए नहीं हो लेकिन राजा को टैक्स लेना है, या राजा किसी को पैसा दिया, वहाँ से कहीं से भी पैसा आ रहा है तो इस डिपार्टमेंट में आएगा। इसको शुरू किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? दीवाने रियासत, रियासत कॉमर्स के लिए था, रैसे मोहम्मद मुमालिक और अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा मार्केट पे, कॉमर्स पे या बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, इसलिए उनको उनके नाम से मुस्ताखरज और रियासत उनके नाम से जुड़ा है। उसके अलावे सॉरी, दीवाने कोही, दीवाने कोही तो मैंने बता ही दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जुड़ा है। और देखो बंधन, जब भी आएगा ना, बंधन नाम से पता चला कि इसको बंद करके रखो, बंधन बांध के लाया, यानी स्लेव होगा। स्लेव के बहुत ज़्यादा शौकीन थे फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक अपने साथ ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 1,80,000 के आसपास स्लेव उनके पास था, जहाँ पे लड़ाई करने जाते थे, जो अच्छा अच्छा लड़का मिलता था उसको स्लेव बना लेते थे अपना। उसके बाद दीवाने खैरत, दीवाने खैरत नाम से पता चलता है कि चैरिटी के लिए, भाई किसी को कोई पुअर इंसान है उसको खाना दे दो, उसके लिए फ्री किचन कर दो, कोई पुअर घर की लड़की है उसकी शादी करवा दो, ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। दीवाने इस्तियाक, ये है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन। ये वर्ड याद रखना है, इस वर्ड के साथ सिर्फ पेंशन याद करना है। ये फिरोज शाह तुगलक, ये आपसे पूछ सकते हैं दीवाने खैरत किसने, ये डिपार्टमेंट किसने एस्टैब्लिश किया, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसी थी, समझ गया नहीं? विजारत, अरिज, इंसा, रिसालत, मुस्ताखरज, रियासत, कोही, बंधन, खैरत। देखो इसमें 2-3 तो आपको याद रखने ही है, बाकी सब तो वजी ये याद हो ही जा रहा है, नाम से पता चला। कोही बहुत बार देखे हुए, ये तो बंधन, खैरत, ये तो ऐसे ही याद हो जा रहा है। क्लियर है ना? कुछ तो याद करना ही होगा ना। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करते हैं, सबसे ऊपर सेंटर था, सेंटर के नीचे जो था इक्ता, इसको हम प्रोविंस बोलते थे, स्टेट जिसे हम यहाँ अभी बोलते हैं। उसके अलावा स्टेट के नीचे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिसको हम सियाक बोलते हैं। उसके बाद परगना बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। क्लियर है ना? इक्ता के हेड कौन होते हैं? मुक्ति और बाली। सियाक के होते थे सिकदार। परगना के हेड होते हैं चौधरी और अमिल। ग्राम के हेड होते थे मुक्तादम और खुद। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, तो 4 यूनिट है ना, परगना, ग्राम, जैसे विलेज से ऊपर, ग्राम से थोड़ा बड़ा, मतलब कुछ ग्राम मिलके परगना बना, बहुत सारे परगना मिलके सियाग बना, और बहुत सारे सियाग मिलके आपको बना इक्ता।
अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत में उतना नहीं हुआ था। देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इनका कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे डोम होता था बहुत सारे आर्किटेक्चर में, ये होता था। उसके बाद आर्क होता था ऐसे करके, ऐसे जैसे जैसे आप गेट नहीं बनाओ ऐसे, जैसे यहाँ पे है, हाँ ये वाला गेट, ये होता है आर्क। इसको बोलते हैं वॉसियर आर्क। ये बहुत थोड़ा ज़्यादा आपको नहीं लग रहा, थोड़ा और ज़्यादा डेकोरेटिव है। ये नॉर्मल आपको पिलर पे खड़ा कर दिया, ये देख लो कितना डिजाइनिंग करना पड़ा है। क्लियर है ना? तो ये बाद में हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे फिगर आने लगे, बाद में ऐसे आने लगे। और ये तो आप देख लिए आर्क। उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है पिलर वाला, जो पिलर पे बसा हुआ होता था, जैसे नीचे नीचे पिलर ऐसे। और ये वाला जो इसने मैंने आर्क के बारे में बताया, ये वाला है ऐसे। और ये ड्रम है। और कैलीग्राफी मतलब कुछ कुछ लिखा होता था। स्पेंड्रल मतलब ये नहीं चित्रकारी करा हुआ उसको बोलते हैं। छतरी तो आपको पता ही है। गुलदस्ता, ओनियन डोम, लोटस डेकोरेशन, ये वाला फिनियल जो ऊपर होता था ना उसको बोलते थे। अब देखो चलिए क्या हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखते हैं। द न्यू फीचर ब्रॉट बाय टर्किश कनकरर, द डोम लाया था उसमें, लॉफ्टी टावर्स लाता था। टावर्स बना रहे हैं बहुत बार। क्या बना रहे हैं? कुतुब मीनार बना दी, इतने बड़े टावर। ट्रू आर्क सपोर्टेड बाय बीम्स, जैसे ट्रू आर्क, ये आर्क है, वन से ये आर्क है, ये आर्क है और इसमें सपोर्ट कौन करा दी? ये सब उनके फिगर थे। द वॉल्ट का मतलब होता है कि स्पेस खाली, जैसे यहाँ पे कुछ बना दिया, जैसे मान लो आप अगर बहुत सारे इनके जैसे तुगलक के बहुत सारे उसमें जाओगे ना, जैसे तुगलकाबाद वगैरह में जाओगे तो तुगलक का किला है, तो वहाँ पे जो बनाया गया है उन लोगों का, जहाँ पे उनके अस्थियाँ वगैरह को रखा गया है, तो वहाँ पे वॉल्ट बहुत बड़ा घर है, वहाँ बीच में रखा गया है ऐसे, तो वॉल्ट टाइप का बहुत स्पेसियस जगह होता था। देखो दे अल्सो वॉट विद एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ कंक्रीट का नॉलेज, मोर्टार का नॉलेज, जो कि अभी तक यूज नहीं हुआ था। मतलब ऐसे ऐसे मिट्टी जो कि ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हो घर में। क्लियर है ना? सबसे पहले अगर बात करें तो कौन कौन लोगों ने किया, सबसे पहले स्लेब की बात करते हैं। स्लेब ने दो चीज़ किया। क्लियर है ना? देखो सर, ये है स्लेब का किया हुआ, एक खिलजी का किया हुआ है, एक तुगलक का किया हुआ है, सैयद के पास कोई जगह नहीं था, लोदी ने एक चीज़ किया है। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी ने क्या किया, आपको मैंने बताया था, एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? ऐबक ने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। एक ब्यूटीफुल प्रेयर हॉल है। प्रेयर हॉल की मतलब वो अपने अल्लाह की पूजा करते हैं, ऐसी बात है। एक कार्वेड मेहराब और वाइट मार्बल से बना है, डेकोरेटिव स्क्रीन है। क्लियर है ना? वाइट में तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? प्रेयर हॉल है। किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है और वाइट मार्बल से बनाया है। उसके बाद द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू वॉसोरॉइड आर्क, मैंने दिखाया था ना, फिगर में दिखाया था ना कैसे होता है, ये वाला। क्लियर है? ये सबसे पहले किसने बनाया है? आपको देखने को मिल सकता है टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन बलबन का टॉम्ब देखोगे मेहरौली दिल्ली में, वो पहला एग्जाम्पल है इसका। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रू आर्क ऐसे बोलते हैं, ट्रू मतलब अच्छे से, ये तो आर्क नहीं ना अच्छे से नहीं, आर्क ऐसा होता है। क्लियर? इन द खिलजी पीरियड द यूजेज ऑफ वॉसरॉइड आर्क या ट्रू आर्क एंड डोम आर एस्टाब्लिश एंड फॉर ऑल फेमस एग्जाम्पल टोम ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉम आपको मिल सकता है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का टॉम देख सकते हो आप खिलजी डायनेस्टी में। तुगलक डायनेस्टी का बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। वो ऐसे घर बनाते थे ना, मतलब ऐसा बताया जाता है कि लेस फाइनेंशियल रिसोर्स था और बहुत जगह था। इसका स्लोपिंग वॉल, इनका दीवार आप देखोगे ऐसे, अभी भी वह है, मिल जाएगा आप तुगलकाबाद वगैरह में। डार्क अपीयरेंस कैरेक्टरिस्ड बाय बिल्डिंग, सम नोटेबल तुगलक मॉन्यूमेंट जो कि है फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद, मैंने बताया ना, फोर्ट ऑफ टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद फोर्ट के जस्ट सामने है ये वाला गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब।
which marks the new phases of new Islamic measure serving the model for later term in the fort of आदिलाबाद में भी मिला है। सैयद के पास इतना टाइम नहीं था, कुछ टाइम के लिए तो थे ही, तो सैयद के पास कुछ टाइम नहीं मिला था कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब बात करते हैं हम थोड़ा खिलजी की। खिलजी ने क्या बनाया, सॉरी खिलजी नहीं, लोधी के बाद कौन थे, सैयद के बाद कौन थे, लोधी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल डोम इन्होंने बनाया वर द मेन फीचर ऑफ लोधी आर्किटेक्चर, जो कि उनका एक बिल्डिंग बहुत है, मोथ की मस्जिद इन्होंने इरेक्ट किया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का जो प्राइम मिनिस्टर था उन्होंने ही इरेक्ट किया था मोथ की मस्जिद, उसमें डबल डोम। तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह पूछ सकता है दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी थी जिसने डबल डोम का पहली बार बनाया। क्लियर है। अब कुछ लिटरेचर है, ध्यान देना, लिटरेचर का नाम थोड़ा अजीब अजीब है, सो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अरेबिक वर्ड है सारे। क्लियर है। देखो किताब देखो क्या है, तहकीके हिंद अल-बिरूनी ने लिखा है। अल-बिरूनी एक अरेबियन स्कॉलर थे जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। स्लेव डायनेस्टी समझ गए ना, सबसे पहली डायनेस्टी। तो तहकीके हिंद, क्लियर है ना। उसके बाद तवाकत ए नसीरी किताब जो है वो लिखे हुए मिनहाज उल सिराज इल्तुतमिश के समय में है। तो इल्तुतमिश के समय के बारे में अपने अकाउंट्स में लिखे हुए, समझ गए। तवाकत ए नसीरी मिनहाजुल सिराज। लैला मजनी किन्होंने लिखा है, कोर्ट पोएट थे अलाउद्दीन खिलजी के, अमीर खुसरो जी को पोएट बोला जाता था, पैरोट ऑफ इंडिया बोला जाता था, बहुत कुछ। आपको उनके बारे में भी मैं बताऊंगा डिटेल में थोड़ा बहुत, क्योंकि ये इनमें बहुत फेमस है। खज़ैन उल फुतुह ये भी अमीर खुसरो ने लिखा है। ये इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कन्क्वेस्ट के बारे में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ कहाँ पे अटैक किया, किस किस चीज़ को हड़पा, उसमें लिखा है खज़ैन उल फुतुह। उसका तुगलकनामा ऑब्वियसली तुगलक के बारे में है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में है। और इन्होंने लिखा है अमीर खुसरो। आपको पता है अमीर खुसरो बहुत सारे राजाओं के साथ डील किए हुए हैं, ऑलमोस्ट 5 राजा के टाइमलाइन में इनको देखा गया है। क्लियर है ना, आप सर्च करते हो 5 राजा कौन है, कर सकते हो। नू सिफिर इन्होंने अमीर खुसरो जी ने लिखा था। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को पोएटिक डिस्क्रिप्शन दिया था किसी भगवान के बारे में। आप कहानी में भी बोल सकते हो, लेकिन आप भगवान को आप कविता के माध्यम से भी तो बताते हो, ये बात है। फतवा ए जहांगीरी इनको लिखा है जियाउद्दीन बरानी ने, तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखते हैं। फतावा ए जहांदारी, क्लियर है ना। उसके बाद सिंपल तरीका ए फिरोज शाही, ऑब्वियसली फिरोज शाह के बारे में है। नाम किन्होंने लिखा है, जियाउद्दीन बरानी ने लिखा है। फताव ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह ने लिखा है, खुद लिखा है, और इसमें अपने रीजन के बारे में लिखा है। फतवा ए फिरोज शाही। किताब फी तहकीब अल-बिरूनी ने लिखा है। तो अल-बिरूनी ने एक किताब कौन लिखा है, तहकीब ए हिंद लिखा है, स्लेव डायनेस्टी के बारे में लिखा है। और अल-बिरूनी 3 किताब और लिखते हैं, और इससे पता चलता है कि कितने डाइवर्स थिंकिंग वाले थे अल-बिरूनी। साइंस के बारे में लिखते हैं जिसका नाम है किताब फी तहकीब। उसके बाद वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखते हैं, कानून ए मसूदी, क्लियर है। उसके बाद मिनरल्स के बारे में लिखते हैं, जवाहर फिल जवाहिर, क्लियर है ना। मिनरोलॉजी के बारे में लिखते हैं। तो आप इसमें अल-बिरूनी की 4 किताबें आप याद रखो। तहकीके भी हिंद जिसमें स्लेव डायनेस्टी के बारे में लिखते हैं साफ साफ। उसके बाद 3 किताब और लिखते हैं, एक इंडियन साइंसेस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, और उसके बाद मिनरोलॉजी के बारे में लिखते हैं, क्लियर है ना। काम्स जो कि है फिरोजादाबादी लिखते हैं। अरेबिक वर्ड का डिक्शनरी था, क्योंकि आपको अरेबिक वर्ड से और वर्ड को कन्वर्जन करना हो तो आप इनका किताब यूज कर सकते थे उस समय। ताज उल माथिर हसन निजामी ने लिखा था। ताज उल माथिर हसन निजामी में हिस्ट्री ऑफ इलाबरिस था, स्लेव डायनेस्टी के एक राजा थे, उनके बारे में लिखा हुआ। उसके बाद चाच नमा अबू बकर ने लिखा है। उसके बाद सिंध रीजन की हिस्ट्री को बताते हैं अभी। उसके बाद
उसके बाद है, हमने यहाँ तक डिस्कस किया चार्टनामा। लुबाब उल अलब, ये किसने लिखा है? बुखारी ने लिखा है। ये पर्शियन एंथ्रोलॉजी थे, क्लियर है ना? बुखारी पर्शियन एंथ्रोलॉजी के बारे में लिखा है, लुबाब उल अदाब अलाब। उसके बाद खामसा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। ये भी किसके बारे में है? उनके लिटरेचर एंड पोएम्स के बारे में है। उसके बाद शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। मोहम्मद गजनी के रीजन के बारे में लिखे हैं। किताब उल रहला इब्न बतूता ने लिखा है। ये ट्रैवल लोग थे, अपनी स्टोरी लिखते थे कि कहाँ से कहाँ तक मैंने घूमा। वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, एमबीटी के समय, उनका गाजी बन के, उनके जज होता है ना, जज बन के रहे थे कुछ समय। मिफ्ताह उल फुतूह अमीर खुसरो के बारे में है। अमीर खुसरो ने लिखा है जलाउद्दीन के कन्क्वेस्ट के बारे में, जलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसके बाद मुल्टा उल अनवर, ये लिटरेरी मास्टरपीस है। आईना ए सिकंदरी, ये भी लिटरेरी मास्टरपीस है। हस्त बिहिष्ट, ये भी लिटरेरी मास्टरपीस है। सीरीन खुसरो, ये भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तारिक ए फिरोज शाही, ऑब्वियसली फिरोज शाह जिसमें होंगे, यानी तुगलक की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। शाम्स ए सिराज अफीफ ने लिखा है। फुतूह उल सलातीन इसामी ने लिखा है अबाउट बहमानी किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहमानी किंगडम के बारे में एक ही किताब लिखा है। फुतूह उल सलातीन इसामी ने लिखा है अबाउट बहमानी किंगडम। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किताब तो भाई आपको कुछ कुछ ध्यान रखना ही होगा, क्लियर। अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं अमीर खुसरो जी के बारे में। देखो, इनको he was a mystic and spiritual disciple of निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली इंडिया। मतलब ये निजामुद्दीन औलिया जो होते थे, सूफी संत होते थे, उसके डिसाइपल थे, क्लियर। ही रोट बहुत सारी किताबें पर्शियन में लिखे थे, लेकिन ये बहुत सारे लैंग्वेज जानते थे। हिंदवी वो जो लैंग्वेज होता है, थोड़ा बहुत हिंदी और थोड़ा पर्शियन वगैरह सबका मिक्सचर होता है, क्लियर है ना। इनको फादर ऑफ कवाली बोला जाता है। और इंट्रोड्यूस गज़ल स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान में। खुसरो एक्सपर्ट थे मेनी स्टाइल में, जो कि पर्शियन। उसके बाद यही बात सब लिखा हुआ है खुसरो जी के बारे में। उर्दू लिटरेचर के फादर बोले जाते हैं। पैरट ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। वॉइस ऑफ इंडिया बोला जाता है। इतना सारा क्वेश्चन क्लियर हो सकता है, क्लियर। चलो, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका विजयनगर एम्पायर, कल शाम 5 बजे, क्लियर है ना। विजयनगर एम्पायर आ जाएगा। उसके बाद विजयनगर बहमानी 2 वीडियो, एक में भक्ति एक में सूफी 4 वीडियो। और उसके बाद मुगल पीरियड में आ जाएगा 5 वीडियो, 4 और 5 9, और 2 वीडियो में आ जाएगा मराठा। बस 4 से 5 दिन में आपका ख़त्म। चलिए, थैंक यू।